बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये सुबह से आगे का ब्रांड न्यू एपिसोड है, एक ब्रांड न्यू दिन भी है आपके लिए। उम्मीद है आप शुरू कर चुके हैं। वेल, दिस इज इमरान हसन, मेरा नाम है आयशा यूसुफ। उम्मीद यही है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ब्रांड न्यू एनर्जीज के साथ आपने अपने दिन का आगाज़ कर लिया होगा, और ये आगाज़ अगर नहीं भी किया है, आप हमारा शो देख रहे हैं, तो आप और हम मिल के जब शो का आगाज़ करते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं, तो हमारा दिन जो है वो पूरा बहुत अच्छा गुजर जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या बात करनी है? हमारे पास आज इतनी बातें अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो वो दिन बड़ा ही अच्छा होता है जिस दिन हमारे पास अच्छी खबरें होती हैं। पिछले 3-4 दिन ऐसे एहतजाज में गुजारे हैं ना, जहनों पे भी धुआं सवार हो गया था। लेकिन आज हमने कोशिश की है थोड़े रिफाइंड किस्म की अच्छी खबरें निकाल के लाएं। तबसरा भी होगा, सियासत होगी, उससे हम जाएंगे नहीं। लेकिन फिल वक्त जो सबसे अच्छी खबर हमें सुनने को मिली अब से कुछ देर पहले ही, कि 1 लाख पॉइंट्स का जो नफसियाती एक बैरियर था ना, एक लिमिट थी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने, वो क्रॉस किया। अब लोग बहुत सारे ये सवाल करते हैं कि स्टॉक मार्केट आम आदमी के लिए क्या करती है, अक्सर लोग ये कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक मुल्क का जो ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर इमेज है ना, वो स्टॉक मार्केट बेहतर करती है। इससे कुछ ना कुछ ये पता चलता है कि भाई इतनी स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर है कि हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, लोग इनके शेयर्स खरीदना चाहते हैं और उनको लगता है कि उससे उनको प्रॉफिट हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने हिस्टोरिकली पहली दफा 1 लाख का हिस्सा, एंड दिस इज द टाइम, अगर आप चाहते हैं कि कुछ प्रॉफिट कमाएं, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे लगा सकते हैं। रिसर्च करनी ये सबसे ज्यादा जरूरी है। रिसर्च करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल जी, आज हमने एक नई चीज़ सोचा शुरू करें, वो ये कि आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर हम करें, और हर रोज़ हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई एक नई चीज़ लेकर आए जिसके ऊपर हम बात करें कि इसके फ़ायदे या नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। तो आज हमने बात करनी है जापानी फल की, जिसको अमलोग भी कहा जाता है। अब इसके ऊपर ना, इसके नाम के ऊपर मुझे आज तक कंफ्यूजन है। इसको जापानी फल कहा जाता है, अमलोग कहा जाता है, मैं इसको जापानी फल के नाम से जानता हूँ। अच्छा, एक तो लोग कहेंगे सुबह सुबह आते ही शो शुरू जापानी फल का तस्करा क्यों गया? यार, होता ही है कि आप उमूमी तौर पे जब भी शो स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास जब वक्त होता है तो हम उसको क्यों ना इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से, क्यों ना किसी ऐसी चीज़ की बात करें जो रोज़मर्रा मामूलात में हमें नज़र तो आती है, हमारी रीच तक तो है, बाज़ औक़ात हम वैसी सरफे नज़र कर जाते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल करना। तो हम बताएंगे। हमने कहा भी हर छोटी छोटी चीज़ की अल्लाह ने एक अहमियत बनाई है, कोई चाहे वो फल हैं, इस्तेमाल की चीज़ें, तो हम उसका जिक्र करें। तो आज चूँकि आयशा ने जिक्र छेड़ ही दिया जापानी फल का, इनको बकौल इनके कुछ खास पसंद नहीं है खाने में, मुझे बहुत पसंद है, और क्योंकि मुझे पसंद है तो इसलिए मैं इसकी तारीफें भी आपको बताना शुरू करूँगा। अच्छा, पसंद क्यों है ये बताएं ना। एक इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि बाकी फलों से जायके के लिहाज से, चूंकि मुझे लगता है कि हमारे ओरिजिन का इतना ज्यादा ये है भी नहीं। पहले मुझे लगता था शायद पाकिस्तान में होता नहीं है, बट अब मुझे लगता है कि नहीं, पाकिस्तान में भी होता है। इसमें प्रोटीन बहुत पाया जाता है, विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है इसमें। इसके अलावा पोटाशियम की बहुत बड़ी मिकदार है, मैग्नीशियम इसमें होता है, और कुछ जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि इसमें कम कैलोरीज होने के बायस आप जैसे जो वेट कॉन्शियस अफराद हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है, वजन कम करने में मुआविन साबित होता है। दिस इज इंटरेस्टिंग कि ना मैं इस तरह के स्नैक्स ढूंढती रहती हूँ कि जिसको खाने के बाद ना आपको गिल्टी फीलिंग नहीं हो। तो जापानी फल जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, मिनरल्स भी है, विटामिन्स भी हैं, ये सब चीज़ें जो हैं मुझे पता चल रही हैं, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़, जिसका बहुत बड़ी तादाद में लोग शिकार होते हैं, शुगर के मरज़ जिसे कहते हैं, 37,000 अफराद पर एक रिसर्च की गई, और उसके बाद ये पता चला कि जो जापानी फल है ना, हम लोग इसमें बीटा कैरोटीन की मिकदार पाई जाती है, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम करता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको बहुत हेल्प करता है, यानी कि दिल की बीमारी में भी मुआविन साबित होता है। सो शाम में अगर हल्की फुल्की भूख लगे, शक्ल भी अच्छी है इसकी, मतलब कुछ फल होते हैं टेस्ट में अच्छे होते हैं, बेचारों की शक्ल अच्छी नहीं होती, इसकी शक्ल भी अच्छी है, तो आपको खाने में आप जापानी फल। और आजकल वैसे बेचारा जा रहा है, आजकल ना इसके जाने का सीजन है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का कम हो गया, लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म की फ्रूट्स की वैरायटी मौजूद है। हम आपको ऐसी डिफरेंट चीज़ें बताते रहेंगे, कोशिश करेंगे ताकि हमें भी पता चलता रहे। अब एक और फ्रूट जो कि जिसे कहते हैं ना सब्र का फल, वो मिलना था लेकिन मिला नहीं है, चूँकि सब्र किया नहीं है। वो हम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, अगर थोड़ा सा सब्र कर लेते, सब्र कहाँ करते, कुछ लोग कह रहे हैं संजानी में सब्र कर लेते, कुछ कहते हैं 26 नंबर चुंगी में सब्र कर लेते, कुछ कहते हैं कुलसूम हॉस्पिटल तक ही सब्र कर लेते, आगे ना जाते। लेकिन चूँकि सब्र नहीं हुआ, फिर उसके बाद फल भी नहीं मिला। और वो फल क्यों नहीं मिला आयशा? वो फल इसलिए नहीं मिला कि आप जब इस तरह से ना रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे, तो उसके बाद उसके ऊपर जो है ना आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ऑपरेशन क्लीनअप हुआ जनाब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की। आपको पता है कि 3 से 4 दिन खास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह के थे कि समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इंटरनली तो हमें नजर आ रहा था कि रास्ते खुले हुए थे, लेकिन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो थे वो बंद थे। संजानी की बात की गई थी कि संजानी
संजानी में पहुंच के ये धरना दे दिया जाए। और ये भी कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि बानी पीटीआई चाहते थे कि संजानी में जाके आप धरना दे दें और मुज़ाकरात भी हो गए थे, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो नहीं मानी थी। ठीक है, हमें जो स्टेटमेंट सामने आई जरा उन पे बात कर लेते हैं। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, जो कि मरकजी ओबियसली किरदार थे, उन्होंने कहा जी धरना बानी पीटीआई की कॉल तक जारी है, बंदे ना हो धरना जारी है। उन्होंने कहा जी बानी ने पुरम तरीके से डी चौक जाने का कहा था, हमारे पास एहतजाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। बुशरा बीबी कहाँ हैं, ताहाल मंजर आम पर नहीं आई हैं। बुशरा बीबी दूसरा बड़ा अहम किरदार थी इस धरने का। उनकी जो हमशीरा हैं मरियम रियाज, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी उन्होंने अपनी मर्जी से डी चौक तक जाने का फैसला नहीं किया। मेरा राब्ता हुआ है, उन्हें अली अमीन गंडापुर की जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है उसका पता नहीं है। उनकी सिस्टर ने क्या कहा, उनकी क्या सदर, वो सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिए, वापस आते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा पीछे मैंने जब देखा था, जब मैं डी चौक पहुंची थी, कोई लीडरशिप पीछे नहीं थी। ठीक है। काफी दूर था, कोई लीडरशिप मेरे साथ नहीं आई थी। ठीक है। मैं अकेली थी वहां पर। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये सब भाग रहे हैं, हम अकेले रह जाएंगे। तो इन्होंने कहा अली अमीन साहब को कि उनको गाड़ी में बिठा लो, ये ना हो कि ये भी चले जाएं तो हम बिल्कुल अकेले रह जाएं। ठीक है। उस पर अली अमीन साहब उनके साथ गाड़ी में आके ड्राइवर की सीट पे आके बल्कि उन्होंने खुद ड्राइव करना शुरू किया। तो बुशरा बीबी ने उनको कहा जहां वर्कर्स हैं आप मुझे वहां ले जाएं, क्योंकि मैं वर्कर्स के साथ रहना चाहूंगी। ठीक है। अली अमीन साहब ने जब गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ाई तो वो उनको बुशरा बीबी को लगा कि वो साइड रोड पे जाने लगे, तो उन्होंने कहा उनको मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आगे जहाँ लोग खड़े हुए थे अली साहब ने वहाँ गाड़ी रुकी। जी, मरियम रियाज भट्टू साहिबा जो हैं, ये कल हम न्यूज़ के प्रोग्राम में इन्होंने ये बयान दिया और वो ये भी कह रही हैं मरियम साहिबा कि जो उनकी बहन है बुशरा बीबी, उनको हब्स बेजा में रखा हुआ है और अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, उनकी टीम ने उनको वहाँ पर रखा हुआ है। इसी पर बात कर लेते हैं, सारी सिचुएशन के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जो सवाल है वो यही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च क्यों नाकाम हुआ, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, ये बड़ा डिबेटेबल सवाल है। मेरे अगर उसको आप मेरिट पे जाएं तो ज्यादा एस्पेक्ट आपको ये नजर आएगा कि उनका मार्च कामयाब हुआ इस एतबार से कि जो काम वो एक इज्तिमा को बिठा के और सारे पाकिस्तान में सारी शहरों से निकल के वो करना चाहते थे, वो सारा काम तो इनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है इन्होंने खुद कर दिया। पूरे मुल्क को इन्होंने सीज कर दिया, पूरे मुल्क को इन्होंने पैरालाइज किया हुआ था। और आपने देखा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट कि 190 बिलियन रुपीस जो हैं पर डे इन्होंने खर्च किया इसके लिए। सैकड़ों जो हैं कंटेनर्स जो हैं लगाए गए हैं और पुलिस रेंजर्स की, हाँ, उनके अंदर अपनी वो डिसिप्लिन नहीं था जो होना चाहिए था। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि पार्टी के नई लीडरशिप जो है वो उसमें वो पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन का तजर्बा ही नहीं है और न था उनको ये तजर्बा। तो ये एक एस्पेक्ट है जिसमें जो वीकनेस, ये जो 190 बिलियन वाली स्टेटमेंट है, ये 190 बिलियन पर डे लॉस के ऊपर है। इट्स नॉट लाइक 190 बिलियन लगाए गए इसको रोकने के लिए, लगाए भी अच्छे खासे पैसे गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 190 अरब तो वो हैं। खैर, ये जो एहतजाज के दौरान क़यादत के ऊपर मुख्तलिफ सवालात उठे और पहले भी हम इस पर जब ये एहतजाज शुरू हो रहा था यही बात कर रहे थे, क़यादत सामने नहीं आई। अगर चंद लोग आए भी तो वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, वो रेजिस्टेंस दिखा नहीं सके जो इसकी रिक्वायरमेंट थी एज अ फाइनल कॉल। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, ये बिल्कुल है, ये बात भी दुरुस्त का आपने फरमाया। जो हकीकत है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि पार्टी क्यादत जो है, जिसको जो सब साथ होने चाहिए थे वो नहीं थे। और ये भी क्वेश्चन है विच इज टू बी टेकन अप। इसके डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं, उनके मतलब वो एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है कि ये क्यों ऐसा किया गया है, लेकिन इट हैज हैपेंड। उसके बहुत सारी डिफिकल्टी भी होंगी, जो लोग लेट हो गए होंगे उनके रास्ते मसदूद कर दिए गए थे, रास्ते बंद थे, कुछ लोग पहुंच भी नहीं सके होंगे, ये सारी बातें हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब पार्टी को ऑर्गेनाइज होती है तो पार्टी को एक तरबियत भी दी जाती है कि इन केस ऑफ क्राइसिस कैसे बिहेव करना है। वो मौका नहीं मिला था अभी इस पार्टी को, तो इस वजह से इसमें वो एक एस्पेक्ट। अहमद साहब, जो बुशरा बीबी की हमशीरा है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उनके भी बयानात जो हैं वो सामने आए हैं। वो कह रही हैं कि बुशरा बीबी अपनी मर्जी से नहीं गई डी चौक से वापस, बल्कि उनको ज़बरदस्ती एक तरह से ले जाया गया। उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं पीटीआई क़यादत पर जो इस वक्त है, उस पर आप क्या कहेंगे?
मेरा ख्याल है कि मैं तो उसको इतनी अहमियत नहीं देता कि उनकी फैमिली जो है आगे भी कोई इतना अच्छा सलूक तो नहीं किया, इनके साथ रहा उनका। अब क्या उन्होंने कहा है इसमें क्या सदाकत है, जब तक किसी बात की तस्दीक ना हो जाए तो मैं आई एम इन हैबिट कि मैं उसको आगे चला नहीं दूंगा या उसको मैं उसमें हाँ ना नहीं करूंगा जब तक के उसकी बाकायदा तौर पे तस्दीक हो जाए कि ये बात जो कह रही है वो हकायक से और हमें तो वैसा ये भी नहीं पता ना कि कोई इंटरनल मैकेनिज्म इस हवाले से काम कर रहा है पार्टी के अंदर कि नहीं, कि किस बात की तस्दीक हो, किसका क्या फैसला था। इट्स ऑल इंटरनल। हमें तो जो ऑब्वियसली पता चलता है ज़राए से वो हम उस पर बात करते हैं। खैर आप सीनियर रहनुमा हैं, अगला लाएअमल क्या है पार्टी का? अब नेक्स्ट पार्टी क्या करेगी? ये वाला शो तो कुछ खास आपके हक में कामयाब नहीं नजर आया। पार्टी का अगला लाएअमल तो देखिए दो चीजें होंगी। वो पार्टी पे बैन लगाने की कोशिश करे। एक तो ये एस्पेक्ट है जो हमें कोर्ट के अंदर अपने आप को तैयारी करनी होगी बाकायदा लीगल एस्पेक्ट को सामने रखते हुए, क्योंकि होगा तो ये सारा इलीगल, लेकिन अपने तौर पे पूरी कोशिश करनी होगी। और दूसरा ये है कि आइंदा के लिए वो ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि ये परपेचुअल प्रोसेस है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आगे इंप्रूवमेंट आएगी और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी इसके अंदर। लेट्स लुक फॉरवर्ड, देखते हैं कि, लेकिन स्ट्रैटेजी बड़ी मैटर करती है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और आपकी जमात का मौक़िफ़ हम तक पहुंचा, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि जमात का मौक़िफ़ पहुंचे। दूसरी जानिब हुकूमती मौक़िफ़ भी है हमारे पास, जो हुकूमती आम रहनुमा है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी कुछ स्टेटमेंट्स बिल्कुल ऐसी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कहा है कि फसादियों के हाथों मुल्क तबाह नहीं होने देंगे, उनसे मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही है। मजीद कहते हैं कि मुल्क दुश्मनों को दोबारा मौका नहीं देना। उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। I will not let this happen under all circumstances. I want to make it very दिल खून के आंसू होता है कि इतनी मेहनत करके और हम इन फसादियों मुल्क दुश्मनों के हाथों हम पाकिस्तान को तबाह कर दें, ये मुमकिन नहीं है। ये नहीं। शहबाज साहब ने तो कल यहाँ तक भी कहा कि वो हाथ जो मुल्क की तरफ बढ़ेगा, तकरीबी हाथ, उसको तोड़ देंगे। कल ही वाज वेरी क्लियर। और अब रिसेंटली ऐसा लगता है कि सूरत हाल ज़्यादा टाइट हो गई है टूवर्ड्स दिस नेगोशिएशन प्रोसेस। खैर, कानून नाफिज करने वाले इदारों की उन्होंने तारीफ की, उसके रूह रवां थे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ है 33 से ज़ायद लाशों का दावा कर रही है, किसी एक का नाम तो बता दें। भागने के बाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इनके लोग गुज़िश्ता रोज से हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं से कोई लाश मिल जाए। नकवी साहब को सुनिए जरा। प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। अगर कोई है तो नाम बता दें कि ये फलां बंदावत। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। कोई एक पुलिस वाले के बाद मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना। तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि भैया अगर आपके पास सबूत हैं तो आप सबूत सामने लेकर आ जाएं, उसके ऊपर बात की जा सकती है। वज़ीर अता तारड़ साहब जो हैं उनका भी कुछ इसी तरह का बयान सामने आया। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर लाशों की बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं, अस्पताल इंतजामिया भी तरदीद कर चुकी है। उन्होंने क्या कहा इस बारे में, तरह सुन लेते हैं। जो पैसे दे के किराए पे मजदूर और बच्चों को आप लाए हैं और फ्रंट लाइन पे खड़ा किया हुआ है, और वो कभी ये बेचारे बंटे मारते हैं, कभी आंसू गैस फेंकते हैं, उसके पीछे आपकी पुलिस है केपी की। तो बुशरा बीबी जो छुपी हुई है पीछे शहीद मिल्लत के पास, आए ना हिम्मत करें, गरीब के बच्चे को क्यों आगे। अच्छा, अब एक लिहाज से तो हुकूमत का मौक़िफ़ इसलिए तगड़ा नजर आता है क्योंकि हुकूमत कह रही है कि अगर लाशें गिरी हैं तो आप उसका प्रूफ लेकर आए। कल मैंने हामिद मीर साहब का प्रोग्राम देखा, उसमें लतीफ़ खोसा साहब ने कोई 278 लोगों के मरने का दावा किया, लेकिन उन्होंने जब कहा कि कोई 8 के नाम बता दे तो वो बताने से कासिर थे। ये इतना बड़ा नंबर है और उन्होंने कहा कि हर किसी को 1 करोड़ रुपया भी दिया जाएगा, तो 278 करोड़ कैसे देंगी केपी गवर्नमेंट? तनख्वाहों के पैसे नहीं है उसके पास, कैसे दावे कर देते हैं खोसा साहब जैसे लोग। खैर, हमारे पास पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, सियासी मामलात हों, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल हो, बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं और मुताला भी रखते हैं। तो इनसे ज़रा रहनुमाई लेते हैं कि ये इनके लिए अगरचे कि मार्च ये चीज़ नहीं है, लेकिन इसको कैसे देखते हैं। मतलब थैंक यू वेरी मच, कैसे आप? वेलकम, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके शो में आके। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। बड़ा अहम ये मौका है क्योंकि ऐसा मेक एंड ब्रेक सिचुएशन होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िंदगी में। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। क्या तहरीक इंसाफ के ये बुरे दिन हैं, उस वजह से तहरीक इंसाफ अपना पावर शो नहीं कर पाई, या तहरीक इंसाफ हमेशा उसी लैक ऑफ स्ट्रैटेजी का शिकार दोबारा से हो गई, लैक ऑफ लीडरशिप का, जिसका पिछले कुछ अरसे शिकार है और ये शो कामयाब? मेरे ख्याल से जो इब्तला और आजमाइश का दौर तहरीक इंसाफ का गुजर रहा है उसकी इनके माजी में रवायत नहीं। इन्हें ताने भी सुनने पड़े सिलेक्टेड के, लाडले के, लेकिन इस वक्त इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो जेल में है।
अहम पार्टी रहनुमा रोपोश हैं, पॉलिटिकल टीम हमें नहीं नज़र आती। सही। तो जो जेल में एक शख्स होता है या बैरून मुल्क होता है, उसके पास मालूमात या इंफॉर्मेशन के वो ज़राए नहीं होते जो उसे मिलने आते हैं, और जिस तरह का फीडबैक वहाँ लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल रही होती है उसकी बेस पे वो फैसले करते हैं। तो मुझे भी ये लगता है कि इमरान खान साहब इन चीज़ों का शिकार, उन्हें ज़रूरत ये है कि एक सियासी कमेटी की तश्कील दें, और वो सियासी कमेटी बुशरा बीबी को भी वो डील करे, और इमरान खान साहब भी उसकी राय सुने, और वज़ीर आला KPK भी सुने। अब इनके पास असम्बलियों में अच्छी खासी तादाद है, ये इस पार्लिमानी सियासत के ज़रिए अपना केस पूरी दुनिया में उजागर कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनके पास जुडिशरी में इनको रिलीफ मिल रहा है सख्त तरीन हालात में भी, और KPK में गवर्नमेंट है। ये 4 चीज़ें ऐसे जो फोरम मैंने बताए हैं, इनमें कहीं भी स्ट्रीट नहीं है। अच्छा। तो इन 4 फोरम में क्या इन्होंने इसको यूटिलाइज़ किया है, और बड़े ज़बरदस्त फोरम है। हमने देखा कि 1988 में पीपल्स पार्टी पंजाब असम्बली में अपोजिशन की जमात थी, कोई 100 के करीब उसके मेंबरान थे, मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला थे, लेकिन वो 100 जो मेंबरान थे वो पंजाब असम्बली की कार्रवाई पर छाए हुए थे। वो तहरीक-ए-अल्ता और वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर और तकारीर और असम्बली का इजलास चलने नहीं देते थे। मलिक साहब, इस टाइम ये जो कॉल दी गई थी, एकदम से 24 नवंबर की कॉल आई, कोई एक हफ्ते का टाइम था तैयारी के लिए, ये कॉल का टाइम राइट था बानी PTI की तरफ से? मेरे ख्याल से देखिए, टाइमिंग तो वो होती है कि जब आप अपनी तैयारी कर लेते हैं तो तैयारी के बाद आप एक कॉल देते हैं। तो अब इनकी तैयारी क्या थी? टाइम गलत है इसलिए नहीं मैं कहूँगा कि यहाँ पे मुहर्रम होते हैं, यहाँ पे ईद होती है, रमज़ान होती है, शदीद गर्मी होती है, उसमें वो तहरीक का टाइम नहीं होता। तो तहरीक का टाइम सितंबर से लेके मार्च तक, मार्च का टाइम है रोड पे, ठीक है। लेकिन इनकी तैयारी थी क्या, प्लान B क्या था? तीसरा ये है कि जो मुझे इसमें नजर आया एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, कि आप KPK में गवर्नमेंट है, वहाँ से मोबिलाइजेशन मोटरवे के जरिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और मोस्ट पॉपुलर पार्टी है उस सूबे में, वहाँ आ गए। लेकिन कश्मीर में रावल, जेलम, चकवाल, अटक, कलर, सईदा, कोटा, गुजर खान, तलगांग, चकवाल, कोई स्ट्रैटेजी नहीं नजर आई ना, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो तंजीम है वो मुझे तंजीम भी नहीं नजर आई। अच्छा, यहाँ के लोग बाहर नहीं आए। आप क्या समझते हैं कि बानी PTI ने बुशरा बीबी पर भरोसा करके इस एहतजाज को लीड करने के लिए गलती की? उनको लग रहा था कि वो रेडी हैं और वो रेडी नहीं थी करने के लिए। देखिए, भरोसा तो उनका जाहिर है कि उन्होंने, अब हमारा कोई भी सियासी तासुब हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक साल के करीब जेल काटी है, बहुत सारे मुकदमात में वो शरीक मुलजिम हैं, और हर तरह के इल्ज़ामात और सख्तियाँ इब्तला उन पे भी आई। लेकिन चूँकि वो एक घरेलू औरत हैं और उनका सियासत में तजर्बा नहीं है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं है, वो इंदिरा गांधी नहीं है, वो बेगम नसीम वली नहीं है, वो फातिमा जिन्ना नहीं है। तो इसलिए उनको जो इस नए मैदान में कोई पहले एक सियासी टीम से या नेट प्रैक्टिस करानी चाहिए। और इतने बड़े इम्तला में एक बच्चा जो है वो स्विमिंग ना जानता हो, ऑस्ट्रेलिया से खिला दिया, और उसको आप वो पूल में धकेल दें, तो एक पॉलिटिकल टीम को इनको गाइड करना चाहिए था, लॉन्च करना। जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि मरियम नवाज भी ऐसी बेटी थी, लेकिन उनके साथ वो लोगों ने गाइड किया, परवेज रशीद थे, राना सनाउल्लाह थे, तो मुझे यहाँ ये नहीं नजर आता। इवन पीपल्स पार्टी ने बिलावल साहब की बाकायदा ट्रेनिंग कराई, एक पूरा सेशन। ट्रेनिंग कराने के लिए भी तो कोई नहीं है ना, कौन ट्रेनिंग कराएगा? ट्रेनिंग के लिए लोग हैं भी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो PTI की क़यादत है, बैरिस्टर गौहर हैं और सलमान अकरम राजा है, ठीक है, इनके ऊपर इनको वो टास्क नहीं दिया जा रहा। ठीक है वैसे साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने कम वक्त के अंदर बड़ा जबरदस्त तज़िया हमारे सामने रखा। हम जब वापस आएंगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी पे भी बात करनी है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे भी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, यहाँ पे भी खेल रहे हैं। सियासी सूरत हाल क्या है? बुशरा बीबी आ चुकी हैं बाकायदा तौर पर मैदान के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये सवाल है, जब तहरीक इंसाफ कहती थी कि हम किसी ख़ानदानी पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं करते, तो क्या जो लीडरशिप है वो बिलीव करेगी उनकी लीडरशिप के ऊपर? बुशरा बीबी की हम बात करें, इस पर बात करते रहेंगे। ये टेक क्विक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जी, एक मरतबा फिर से खुशामदीद आपको कहेंगे, और इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर आप उसको देखना भी चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे। उसके अंदर बड़ी अहम चीज़ें हमने डिस्कस करनी है बड़े अहम हमारे मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले थोड़ी क्रिकेट की बात कर लें, उस पर अपडेट्स क्या हैं ज़रा वो बता दें। थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ी कर लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि हो सकता है कि हम भारत में जाकर क्रिकेट खेलें, और भारत पाकिस्तान में, ये उन्होंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, मतलब ये इट्स अ टू वे ट्रैफिक। चैंपियंस ट्रॉफी हर सूरत पाकिस्तान में ही होगी। वंस अगेन मिस्टर नकवी हैज सेड, ICC से बातचीत जारी है और भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा।
पाकिस्तान की जानिब से तहरीरी तौर पर अभी कुछ नहीं मिला। उम्मीद है जयशा जब ICC में आएंगे तो ICC इस सारी सूरत हाल को देखेगी, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल कैटेगोरिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टैंड्स फर्म कि इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से परफॉर्म किया पिछले 3-4 दिनों में, भारत को आ ही जाना चाहिए। उनको समझ जाना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो पीछे नहीं ये परफॉर्मेंस भारत ने देखी तो फिर पक्का नहीं आएगा कि अच्छा ये करते हैं मोहसिन नकवी। बहरहाल जी ODI की नई रैंकिंग जो है वो भी सामने आ चुकी है। बाबर आजम जो हैं वो पहले नंबर पर, एक मरतबा फिर से हम कह सकते हैं कि वो पहले नंबर पर आ गए हैं। रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम 809 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरे तीसरे कितने लोगों के दिल धड़क गए ये बात देख के कि बाबर आजम फिर नंबर 1 हो गए। फिर नंबर, हालांकि फिर ले आया दिल बेकरार, क्या कीजिए, फिर ले आया दिल। कोई बात नहीं। तीसरे और चौथे नंबर पर बिलतरतीब भारत के रोहित शर्मा, शुभम गिल और विराट कोहली हैं। 5वें नंबर पर आयरलैंड के बल्लेबाज हैं हैरी टेक्टर। वनडे बॉलिंग रैंकिंग की बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान एक दर्जे तरक्की के बाद आ चुके हैं पहले नंबर पर, और शाहीन आफरीदी की हो चुकी है एक दर्जा तनज़ुली और वो दूसरे नंबर पर आ गए। बिल्कुल, और इस तरह से जो रैंकिंग है वो आपके सामने है। पाकिस्तान का कोई और बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं, अलबत्ता हारिस रऊफ उनकी 2 दर्जे तनज़ुली हुई है और वो 15वें नंबर पर चले गए हैं। दूसरी जाने पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे फैसला कुन मैच है, आज खेला जाना है और दोनों टीमें दोपहर 12:30 बजे आज आमने सामने होंगी। 3 मैचों की सीरीज है। एक मैच जिम्बाब्वे ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जीता, दूसरा मैच पाकिस्तान ने बड़ा सिग्निफिकेंटली 10 विकेट से जीता, और आज तीसरा और आखिरी मैच है जो कि फैसला करेगा कि सीरीज कौन जीता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान आज तो हम नहीं जाने देंगे। जिम्बाब्वे है वो पहले मैच में हम थोड़ा हल्का ले गए ना, हम थोड़ा हल्का जिम्बाब्वे तो क्या करेंगे, और हमें बारिश का शायद अंदाजा नहीं था। तो आज उम्मीद है कि हमारे जो कोच हैं, हमारे जो कैप्टन है, उन्होंने फोरकास्ट जरूर देख ली होगी कि बारिश भी हो सकती है और 60 पे 6 आउट करेंगे तो फिर 204 पे भी आप हार जाएंगे, ये हो सकता है। दिस इज मॉडर्न क्रिकेट, हमें सीखनी पड़ेगी। तो ये होगी क्रिकेट की बात। अब उस टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका तज़किरा हमने स्टार्ट में किया, एजुकेशन। हमारा फोकस रहता है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर हम मुसलसल बात करते रहें। आपको मालूम है कि कई मिडिल क्लास ऐसे वालिदैन हैं जिनमें हमारे वालिदैन भी शामिल हैं, हम भी उसी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, दे कॉल इट एलीट स्कूल्स। इसमें इसलिए दाखिल कराते हैं कि उनको लगता है कि उनका बच्चा एलीट स्कूल में जाएगा तो उसकी ग्रूमिंग बेहतर होगी, एजुकेशन बेहतर होगी। अगरचे की होती है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कई पॉइंट्स के ऊपर उनका ये फैसला बच्चे के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक भी साबित होता है। बिल्कुल ऐसे, जहां एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के लिए वो बेहतर है, उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा भी हो सकता है, दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है, एक ये पॉइंट भी है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस शायद शैटर हो जाए। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसके अंदर एजुकेशन का मुकाबला नहीं आता, उसके बाद जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उनका मुकाबला आ जाता है, यहाँ तक कि लंच मनी कितनी लेकर आ रहे हैं बच्चे, इसका मुकाबला आ जाता है। बहुत सारी चीजें, हॉलीडेज में नानी दादी की तरफ जा रहे हैं या फिर दुबई जा रहे हैं, बच्चे इसको भी डिस्कस करते हैं और बच्चे बहुत सी चीजें डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हमें सोशल मीडिया पे एक वीडियो मिली, किसी खातून इन्फ्लुएंसर की वीडियो थी, उस वीडियो ने हमें बड़ा इंस्पायर किया। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी वीडियोस जब आती हैं तो समटाइम्स हमें कंटेंट मिलता है कि हम इसे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसके ऊपर डिबेट करें। क्रेडिट देना बहुत हाँ, उनको क्रेडिट देना जरूरी है। फॉरगॉट हर नेम, लेकिन उन्होंने मेंशन किया था कि मुझे एक ऐसे स्कूल से, बड़े स्कूल में पापा ने ये समझ के डाला कि मैं बहुत ज्यादा ग्रो करूंगी, लेकिन वो मेरे लिए तो चैलेंजिंग हो गया और मैं खुद इस चैलेंज का शिकार रही। बहुत सारे लोग करते हैं। तो हमारे साथ 2 बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि एजुकेशन के मामले को बड़ा ज़बरदस्त समझते हैं, इनका तारुफ भी आपसे कराते हैं और फिर इनसे इस मामले पे इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते हैं। हमें आयशा रज़ाक ज्वाइन कर रही हैं फहम न्यूज़ एंड सबसे आगे व्यूवर्स, शी इज़ नॉट अ न्यू फेस, पहले भी आप इनको देखते रहते हैं एजुकेशन के हवाले से, इनसे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग विद अस। एंड उमैर जलियावाला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। उमैर, थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल एंड गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने ज्वाइन किया। स्टार्टिंग विद यू आयशा, एक तो एक सेगमेंट के हवाले से हमें बताइए, आप किस हद तक इससे मुत्तफिक है कि बच्चे का जो स्कूल है, वालिदैन की अप्रोच या थॉट के मुताबिक जब उसे छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में या हल्के स्कूल से महंगे स्कूल में डाला जाता है, हाउ डज इट इम्पैक्ट हिज एजुकेशन करियर, बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है ये? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान और आयशा बुलाने का। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आपने इन्फ्लुएंसर की बात की। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंटरेस्टिंग कंटेंट, लेकिन देखिए ये याद रखें कि ये इस किस्म के डिसीजंस होते हैं जिसके अंदर किसी एनेक्डोट के ऊपर या एक पर्सन के एक्सपीरियंस के ऊपर हम लाइफ फिलॉसफी नहीं डिटर्मिन कर सकते। बहुत सारे खानदानों के लिए हमें पता है कि जब हम अपने बच्चों के लिए स्कूल के लिए डिसीजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके अंदर जाहिर आपके रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, माँ बाप के सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व होते हैं, आपके अपने बच्चों के लिए जो गोल्स और जो एस्पिरेशंस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। हमें पता है कि जब हम स्कूल चूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा असर वर्ड ऑफ माउथ का होता है। आपके नेबरहुड में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड्स में लोग किस स्कूल में बच्चे को भेजते हैं,
आप उनसे आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको लगता है कि अगर ये खुश है स्कूल से तो मेरा बच्चा भी स्कूल में खुश होगा। आपने खुद ही कह दिया कि देखिए हम में से अक्सर लोग प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों को, या जिनको हम एलीट स्कूल कहते हैं, हाई फी स्कूल कहते हैं, हम इसलिए भेजते हैं कि हमें लगता है कि हमारे बच्चे को वो जो एक नेसेसरी लेग अप है ना सोसाइटी पे, वो मिल जाएगा, एक एज मिल जाएगा। अच्छा देखें, दो मैं यहाँ पर थ्योरीज़ का जल्दी आसान लफ्ज़ों में जिक्र करना चाहती हूँ। एक होती है एक्सपोजर थ्योरी जो साइकोलॉजी से आई है, एजुकेशन में भी बहुत इस्तेमाल होती है। एक है इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जिसका मतलब है, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, आपने सुना होगा। अच्छा, एक्सपोजर थ्योरी का थोड़ा सा ये होता है कि आप समझते हैं कई दफ़ा कि अगर मैं जिन सर्कमस्टांसेस में मैं या हमारी फैमिली या हमारे बच्चे ऑपरेट करते हैं, अगर उससे किसी हद तक बेहतर या ज़्यादा रिसोर्सेज वाले एनवायरनमेंट में मैं अपने बच्चों को एक्सपोज करूँगा या करूँगी, तो उससे मेरे बच्चों के अंदर शायद आगे बढ़ने का कोई एम्बिशन, कोई पॉजिटिव एसोसिएशन उस माहौल के साथ पैदा होगी, एंड दे विल स्ट्राइव फॉर अ बेटर प्लेस इन लाइफ। ठीक है, सोशल मोबिलिटी और एक इकोनॉमिक मोबिलिटी जो हम सब चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो उसके लिए एस्पायर करेगा। उसके लिए फिर आप अपनी इनकम का 20%, 30%, 40% तक मुख्तस कर सकते हैं कि मैं इतना स्पेंड करूं तो मुझे 80% में भी आउटकम्स में रिटर्न अपने बच्चों के नजर आएगा। ठीक है, अच्छा फैसला है। देखिए, अगर आपकी बेसलाइन यहाँ पर है, आप 20, 30, 40% खर्च करके अपने बच्चे के लिए रिटर्न्स 80% तक ला सकते हैं, तो गुड डिसीजन कर लेना चाहिए, खासतौर पे अगर वो बच्चे के लिए साइकोलॉजिकली, सोशली, एकेडमिकली एक अच्छा डिसीजन साबित होता है। पेरेंट्स का अंडरस्टैंड करना और अवेयर होना बच्चे की मेंटल हेल्थ से या फिर वो सोचता किस तरह से है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सवाल है कि उमर, मैं आपकी तरफ आऊँगी, कितना इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स हमेशा डेफिनेटली अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। अगर वो अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, एक छोटे स्कूल से निकाल के हम कह लें एलीट स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में यही होता है कि मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहता हूँ कि उसका फ्यूचर बेहतर हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा वो। बट उस चीज़ में ये अंडरस्टैंड करना कि मेरा बच्चा सोचता किस तरह से है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, और वहाँ पर जाना उसके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, ये कितना ज़रूरी है। आई थिंक हम बहुत ज़्यादा आज के दौर में जो कुछ कहानियाँ और कुछ लोगों की फीलिंग्स लेके, जिस तरह मैम ने भी इशारा किया, जनरलाइज करते हैं। बच्चे वो शो करते हैं जो जिनके लिए माँ बाप ने उनको तैयार किया है। तो ये टेस्ट होता है, और ये सिर्फ एक कैंपस पे नहीं होता, ये पूरी दुनिया के अंदर होता है। जब आप माहौल में उतरते हैं, जब आप अपने से बेहतर लोगों को देखते हैं, ट्रैवल करते हैं, वही तो आपका ज़रिया होता है ग्रो करने का, नई टेम्पलेट्स देखने का। लेकिन वो देखते हुए आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि उस बच्चे को तैयार कैसे किया गया है। वो किस चीज़ से वैल्यू अटैच कर रहा है। क्या वो मटेरियल से वैल्यू अटैच कर रहा है तो वो अपने आप को कमतर समझना शुरू हो जाएगा। क्या वो और लोगों के प्रिविलेज को देख के अपने आप को कमतर समझ रहा है, तो ये भी यानी उसको तैयार नहीं किया गया, उसकी तरबियत पे ये चीज़ें नहीं डाली गई कि वो अपनी वर्थ, अपनी स्ट्रेंथ से ड्राइव करे। अल्लाह ने हर इंसान को एक डिस्टिंक्शन दी है, उसने किसी को फारिग नहीं बनाया। और मैंने बहुत रूरल जगहों से आते हुए नौजवानों को, स्टूडेंट्स को शाइन करते हुए देखा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस पे। इनफैक्ट पूरा कैंपस उनको ओन करता है, वो कैंपस की बड़ी अच्छी कहानियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों को ज़रा स्ट्रेंथ पकड़ने की ज़रूरत है। पेरेंट्स की इम्तिहान है उनकी पेरेंटिंग का, क्या उन्होंने बच्चों को तैयार किया या नहीं। मैं कुछ कैंपसेस पे ज़रूर कमेंट करूँगा कि वो बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं, एलीट होते हैं। जैसे आपको इस्लामाबाद में मिलेंगे, वो कुछ तरह के ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, शायद वो बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि जब आप ये स्टेप ले रहे हैं ना, देयर इज अ थिंग बिटवीन, इन बिटवीन एक ब्रिज है जिसको आपने कवर करना है पहले वालिदैन ने, कि बच्चे को हल्के स्कूल से, वालिदैन तो अच्छी इंटेंट से डाल रहे हैं, लेकिन बच्चे के परेशान होने का खदशा और नुकसान होने का खदशा है। वो ब्रिज कैसे फुलफिल हो, वो ब्रिज क्या है और वो कैसे फुलफिल हो जिससे बच्चा उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाए आगे। देखिए वो इमरान, आई एम सॉरी मैं मेहमान का नाम ले रही थी। इमरान देखिए, ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, मैं बड़े इसका वो कहना चाहिए ब्लैक एंड वाइट आपको जवाब नहीं दे सकती। देखें, बच्चा आपका परफॉर्म करेगा, आप स्कूल क्यों भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को, ये बेहतर स्कूल, यू वांट योर चाइल्ड टू फ्लरिश, थ्राइव करे एकेडमिकली, सोशली। देखिए, याद रखें कि आपका बच्चा बड़ा अनलाइकली है कि अगर वो सोशली इंटीग्रेट नहीं कर सकता अपने स्कूल के अंदर कल्चरली, और बच्चों के साथ उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं बन सकते, वो कंफर्टेबल नहीं हो सकता, उसके टीचर्स के साथ उसका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकता, तो बड़े कम चांसेस होते जाते हैं कि
कि फिर वो एकेडमिकली भी परफॉर्म कर सके। मेरा अपना एक्सपीरियंस है स्कूल चेंज के साथ, ये एक शहर से दूसरे शहर, फादर की पोस्टिंग, स्कूल चेंज हो गया, स्कूल का कल्चर चेंज हो गया, और वो 1 साल के लिए मेरी अपनी परफॉर्मेंस, लेकिन अगेन ये एनेक्डोट है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं ये नहीं कह रही कि इसको जनरलाइज करें। लेकिन जैसे उमैर ने पहले ये बात की कि पहला स्टेप तो फिर माँ बाप का, और जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि देखें आपको अपने बच्चे की पर्सनालिटी को समझना है, आपको समझना है कि मेरा बच्चा कोप कर सकेगा चेंज के साथ के नहीं। देखिए ये जो पेरेंट्स के जहन में होता है कि अगर हम महंगे स्कूल में डालेंगे तो बच्चे को शायद तालीम अच्छी मिल जाएगी, उनकी सोच के बारे में कि वहाँ पे क्या डिफरेंट सिलेबस होगा जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा। काफ़ी हद तक ये बात मतलब इस हवाले से ज़रूर ट्रू होती है कि बेहतर अगर फ़ीस ले रहे हैं तो यानी फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी, टीचर्स ज़्यादा बेहतर तालीम रखते होंगे, क्वालिफ़िकेशन होगी, कुछ ना कुछ एक निज़ाम चल रहा होगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़रूरी नहीं कि अच्छी हो। बहुत आपको बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिडिल स्कूल से मिलती है और टॉप स्कूल से नहीं मिलती। इनफैक्ट टॉप स्कूल्स का माहौल ऐसा होता है, बच्चों के पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो स्कूल को सोशलाइजिंग की जगह बना देते हैं, तो उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी स्टक अप फील करते हैं। तो आई थिंक एजुकेशन के हवाले से जरूर जो बच्चे गुजर चुके हो उन स्कूलों से, माँ बाप को उनसे पूछना चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ ब्रांड नेम्स पे चलें। ये वो फैसला नहीं है कि नाम बड़ा है, महंगा है तो अच्छा है, इस बात पे ना और ऐसे मैंने बहुत से बच्चों के करियर और मैच स्पॉइल होते देखे, नाम अच्छा है डाल दिया। हमारे साथ अली हैं, आपकी इजाजत से जरा मैं उनसे सवाल ले लूं। अली अवान है। अली आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्विकली अली क्या सवाल है आपका इस हवाले से? क्वेश्चन मेरा ये है कि तो ये जो तबकाती निज़ाम के ऊपर बात कर रहे हैं, अच्छे स्कूल, अच्छी एजुकेशन, लोअर स्कूल और उसकी जो एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर स्कूल कोई भी हो, इदारा कोई भी हो, क्या पेरेंट्स की इंटरेक्शन अगर बच्चों के साथ आफ्टर स्कूल और बिफोर स्कूल मतलब स्कूल गोइंग टाइम पे अगर उनके साथ वो नहीं है, तो क्या कोई भी स्कूल उनको कोई अच्छी एजुकेशन या वो अच्छा उनको वो ट्रैक दे सकता है? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन अली। हम इस पे थोड़ी बात कर भी चुके हैं, लेकिन मजीद इस पे बात कर लेते हैं प्लीज। मेरे ख्याल में इमरान बहुत अच्छी इन्होंने बात की है। देखें खासतौर पे पाकिस्तान का जो एजुकेशन का निज़ाम है ना, उसमें तो आप भूल जाएं कि आप बच्चे को घर में तवज्जो दिए बगैर उसको कोई बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। स्कूल चाहे महंगा हो चाहे आपका सस्ता हो, मेरे ख्याल में 70-80% अगर इससे ज़्यादा नहीं तो लोग अपने बच्चों को अपने रिसोर्सेज के मुताबिक ट्यूशन सेंटर्स भेजते हैं। अगर घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो वो बाहर जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं महंगा ट्यूशन सेंटर, और जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं मोहल्ले में अगर कोई बाजी पढ़ाती हैं तो उनके पास भेजते हैं। देखिए बच्चे को आपको घर पे टाइम देना है। जो महंगे स्कूलों में भेजने का जो बात है ना, वो इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि देखिए अगर आपने महंगे स्कूल में अपने बच्चे को भेज भी दिया, याद रखें कि आफ्टर स्कूल या इवन को करिकुलर करवाते हुए स्कूल के अंदर आपको एडिशनल रिसोर्सेज उसके अंदर फिर भी डालनी पड़ेंगी। सो सिर्फ फीस का बात नहीं है कि आपने स्कूल भेज दिया, उसके अलावा को करिकुलर क्या है, फील्ड ट्रिप्स हैं जिसमें लेकर जाते हैं या नहीं है, आफ्टर स्कूल क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसी के मुताबिक जिस तरह के वो कोर्सेज, अगर मुश्किल कोर्सेज उस स्कूल के अंदर ऑफर हो रहे हैं तो उसको जो सपोर्ट घर पे चाहिए अगर वो अवेलेबल है, ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर कम करती जाती हैं बच्चे के लिए। ये रिसोर्सेज आपको ज्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे और रिटर्न शायद उतना। मैं कम्युनिकेशन की हमेशा बात करती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रिश्ते के अंदर। उमर, अगर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के साथ उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उनसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को समझ नहीं पाते हैं, व्हाट डू यू थिंक ये उन पर किस तरह से असरअंदाज होता है? अगर हम मैं डॉज कर दूं आपका ये सवाल, क्योंकि इस पे हमेशा बात होती है, लेकिन ट्रायंगल बनाए। तीसरा जो लिंक है ना वो पेरेंट और स्कूल का डायलॉग है, वो क्यों नहीं है? वो ये सिर्फ बच्चे के ऊपर के बच्चा सब आके रिपोर्ट करे, माँ बाप सब करें। असल एजुकेशन इस ट्रायंगल पे चलती है और जहाँ पे ये कम्युनिकेशन ब्रोकन है तो बहुत ज़रूरी है कि फैमिली को कुछ रिचुअल्स पे ले आए। मैं क्विक टिप्स जो हमेशा देता हूँ, लाइक डिनर टुगेदर, मेकिंग श्योर बच्चे से पूछना कि उसका दिन कैसा गुजरा, उसकी एक्टिविटीज़ मॉनिटर करना, उसमें अगर शिफ्ट्स आ रहे हैं उसको माँ बाप को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा यकीनन कुछ चीज़ें ब्लैंक आउट कर जाता है, कुछ रूटीन्स छोड़ देता है अगर उसकी कैफियत अच्छी नहीं चल रही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चा फ़ौरन नहीं बता सकता, क्योंकि माँ बाप ने भी टफ पेरेंटिंग एक इमेज बनाया हुआ है, मेरे पास क्या लेकर आना है, मेरे पास टाइम कम है। तो कोशिश करें कि जरा आसान हो जाए। कल्चर कम नहीं नजर आता बात करने का, स्पेशली पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान? जी कम है बहुत, और कुछ फैमिलीज में तो बहुत ज्यादा कम होता है, जहाँ फैमिलीज बहुत बड़ी हैं, बाप पूरा दिन लगा रहता है, कुछ के वर्क आवर्स ऐसे होते हैं, कहीं ऐसा भी है एलीट के अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि माँ बाप दोनों बाहर हैं। दिस इज द लास्ट वन क्विक क्वेश्चन, कब पेरेंट्स को किसी अच्छे स्कूल में डालने के बाद ये फैसला करना चाहिए कि नहीं, इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, लेट्स टेक इट बैक?
when the child is saying it, when the child is not able to perform, जब आपका बच्चा नहीं खुश हो पा रहा, मिस कर रहा है, उस्तादों से किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये डेफिनेटली और ये मत घबराएं कि साल बच्चे का ज़ाया हो जाएगा। कंक्लूजन रिमार्क्स आयशा, आपको चेक करना चाहिए। मैं इससे एग्री करती हूँ। मेरे ख्याल में आपने, जैसे मैंने पहले कहा, आपने देखना है आपका बच्चा सोशली इंटीग्रेट कर रहा है, खुश है या नहीं। अगर वो खुश नहीं है स्कूल जाते हुए या स्कूल के अंदर दोस्त नहीं बना पा रहा, एक्साइटेड नहीं है, तो देखें ये आपके बच्चे के लिए, और बच्चे से एक्सपेक्ट करना कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में अपने होगा कि वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त करे और उसके बावजूद वो ग्रो करे। ये देखें, कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे नहीं कर सकते, चाहे पेरेंट्स ने उन पर तवज्जो दी भी हो, एंड दैट्स फाइन। तो फाइंड अ स्कूल फॉर योर चाइल्ड दैट वर्क्स फॉर दैट चाइल्ड, चाहे वो कम रिसोर्सेज वाला या महंगा स्कूल ना हो। इस मामले में मदर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज़ बच्चे की साइकोलॉजी को एक मां से बेहतर तो कोई नहीं समझता, तो वो जज कर सकती है। मदर्स का रोल बहुत ज्यादा है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे साथ मौजूद रहे। बहुत आम टॉपिक, हमने कोशिश की हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करें, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में भी इस पे बात करेंगे। अब हमें आगे बढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग पैकेज है, वो रिपोर्ट दिखानी है हमें कि जो थाईलैंड में कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनकी नेक जो है बड़ी लॉन्ग होती है। वो लॉन्ग होती किस तरह से है, वो किस तरह से वेरी लॉन्ग जिराफ नेक, क्या कहा जाए। रिपोर्ट देखिए, जबरदस्त है। आज हम आपको थाईलैंड में रहने वाली उन खवातीन से मिलवाएंगे जो अपनी लंबी गर्दन के बाज मकबूल हैं। सुनहरे पीतल के कड़े गर्दन में डाली ये खवातीन कैरन कबीले से ताल्लुक रखती हैं। इन खवातीन को मकामी जबान में लॉन्ग नेक या जिराफ वुमेन भी कहा जाता है। लड़कियों को बचपन से ही गोल्डन रिंग से सजाया जाता है। गर्दन में जितनी ज्यादा रिंग्स होंगी उसे इतनी ही ज्यादा खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। इन कड़ों का मजमूई वजन 3 से 5 किलो तक होता है। कैरन कबीला म्यांमार में फसादात से बचकर पनाह लेने थाईलैंड पहुंचा और कई बरसों से कबीला थाईलैंड में बतौर पनाहगुज़ीन जिंदगी गुजार रहा है। कबीले की मुनफरिद सकाफत के बायस कई सयाह इनकी पनाह गाह का रुख करते हैं और लॉन्ग नेक खवातीन के बनाव सिंगार को सराहते हैं। तो थाईलैंड की ये लॉन्ग नेक खवातीन से मुतालिक पैकेज जो है आपने देखा। वैसे आपको पता है बड़ी तशबीहात खवातीन की खूबसूरती को यार इतनी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। थैंक्स टू आवर टीम जो इतनी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लेकर आती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे आगे और हम अपने अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पीआईए के हवाले से बहुत सारी चमगोइयाँ होती रहीं। अभी तक उसकी निजकारी का मामला एक बार 2016-17 में उठा था, नहीं हल हुआ, फिर अभी दोबारा नहीं हुआ। ऐसे में अब खबरें आ रही हैं एक नई एयरलाइन के आगाज़ की, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। रिसेंटली आपको मालूम है सियालकोट के अंदर एक एयरलाइन बनाई थी चेंबर्स ने मिलकर, एयरपोर्ट को भी डेवलप किया था। अब जो कराची की ताजिर कम्युनिटी है ना, वो भी थोड़ी पत्नी इंस्पायर हो गई है। उन्होंने भी एक नई एयरलाइन बनाने का ऐलान किया है। एयर कराची के नाम से एक नई एयरलाइन जल्द मुतारिफ करवाने का प्लान है। जो मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात हैं कराची की, जो कि बहुत ज़्यादा हैं ओबियसली, वो इस एयरलाइन के अंदर अपनी शराकतदारी कायम करने जा रहे हैं और इसके लाइसेंस के लिए फेडरल गवर्नमेंट को ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दी गई है। चलें, ज़बरदस्त। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहले मरहले में एयरलाइन के लिए 3 तैयारे लीज पर लिए जाएंगे और इसकी निजी मलकियत वाली जो एयरलाइन है इसको 2017 में एविएशन डिवीजन के जरिए अपने ऑपरेशन चलाने की इजाज़त मिली थी। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं पीआईए की निजकारी के मामले पर भी और ये एयर कराची की जो बात की जा रही है कि नई एयरलाइन सामने आएगी। हमारे साथ मौजूद हैं एविएशन एक्सपर्ट तारिक अबुल हसन, उनसे जान लेते हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा ये कि पीआईए की निजकारी का मामला ये एक मुअम्मा बनकर रह गया है, आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? अभी तक क्यों ये मामला हल नहीं हो पाया, प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं हो पाई है पीआईए की? देखिए, वाकई पीआईए की जो निजकारी का मामला है वो बिल्कुल मुअम्मा बना हुआ है। एक तरफ तो हुकूमत ने और उससे पहले जो निगरान हुकूमत थी उसमें बहुत ज़्यादा इस बात को कहा गया कि जी पीआईए जो है बहुत तेज़ी के साथ प्राइवेटाइज़ करनी है और इस हवाले से IMF से भी बात होती रही और उनको भी कहा गया कि जो नुकसान में चलने वाले इदारे हैं उनको हमने प्राइवेटाइज़ करना है, उससे पीआईए सर फहरिस्त थी। लेकिन पीआईए की निजकारी का जो अमल था वो शुरू से ही जो है वो बहुत अजीब व गरीब रहा। जो गवर्नमेंट के 2 बड़े स्टेक होल्डर हैं मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग जो है वो पीआईए की निजकारी के ऊपर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती रही और दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी मुसलसल पीआईए की निजकारी की मुखालिफत करती रही। तो उस सूरत हाल में देखते हैं कि जब आखिर में नतीजा निकला पूरी एक्सरसाइज का, जिसके ऊपर फिजिबिलिटी वगैरह के ऊपर तकरीबन कोई $12.5 मिलियन भी खर्च कर चुके थे, इतना टाइम भी लगा और करोड़ों रुपए जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर जो कराची और दुबई में होती रही
और उसके बाद जो नतीजा निकला वो इतना मजे का खेज था कि PIA जैसी अच्छा, ये तो हो गई बात तारिक PIA की, इस पे हम बहुत बात कर भी चुके हैं, तो इस पे ऑफ एंड ऑन डिस्कशन चलती रहती है। अब जरा एयर कराची की तरफ आइए, आप तो खुद कराची आइट हैं, हम खुद जो डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं, जब भी कोई नई एयरलाइन आती है मुझे तो ज़ाती तौर पे बड़ी खुशी होती है कि एक नया ऑप्शन आ गया हमारे पास, कुछ शायद उसका फेयर कम हो जाए, कुछ फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाएं, कुछ मेन्यू बेहतर हो जाए उस एयरलाइन के अंदर। एयर सियाल एक अच्छी एग्जांपल थी सियालकोट की, और उन्होंने कुछ बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए। अब वंस अगेन कराची की बिजनेस कम्युनिटी जो कि बहुत तगड़ी है और बहुत अच्छा कुछ कर सकती है, वो सामने आ रही है। कुछ हमें डिटेल्स बताइए, और आप बीइंग एन एक्सपर्ट इस इनिशिएटिव को कैसे देख रहे हैं एयर कराची के? देखिए, अगर कराची की कोई नई एयरलाइन पाकिस्तान में इंडक्ट होती है और तो ये एक बहुत अच्छा अमल होगा और इसके अंदर बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है। लेकिन मैं इस बात को ख़ास तौर पे कहूँगा कि एक अच्छी एयरलाइन की ज़रूरत है। इस वक्त जितनी एयरलाइन डोमेस्टिक पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, इनमें से एक भी अच्छी एयरलाइन की जो कैटेगरी है उसके अंदर नहीं आती। तो अगर कराची के नाम से कोई नई एयरलाइन शुरू कर दी है तो बहुत प्रोफेशनल अंदाज के अंदर करनी होगी, बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हायर करने होंगे। और एक चीज़ को बहुत अहमियत हासिल है एयरलाइन बिजनेस में कि एयरलाइन बिजनेस में मुनाफा कमाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल के साथ मुनाफा इसमें कमाना होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर अप्लाई होते हैं। मतलब ये कि इसके ऊपर सिर्फ अंदरूनी मुल्क के जो हालात है उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, मौसम का मसला नहीं है, सिर्फ जो बैनुल-अक़वामी हालात और मामलात हैं। हाउ वी डिफाइन एक अच्छी एयरलाइन? आपने कहा कि हमारी जितनी एयरलाइन है डोमेस्टिक, वो अच्छी एयरलाइंस उनको हम नहीं कह सकते, वो इस कैटेगरी में नहीं आती हैं। अच्छी एयरलाइन की क्या बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या उसके स्पेक्स है जिसके बेस पे आप कहेंगे कि एक अच्छी डोमेस्टिक एयरलाइन है? देखिए, सबसे अच्छी एयरलाइन वो होगी जो पाबंदी वक्त का ख्याल रखेगी, जिसकी फ़्लाइटें बर वक्त उड़ रही होंगी, जिसकी फ़्लाइटें कैंसिल नहीं हो रही होंगी, जिसके मुताल्लिक़ उसके पैसेंजर को ये इत्मीनान होगा कि उसने टिकट लिया है तो ये फ़्लाइट जाएगी ज़रूर। हम बदकिस्मती से देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की किसी एयरलाइन के मुताल्लिक़ आप ये नहीं कह सकते एतमाद के साथ कि इसकी फ़्लाइट जो है वो बर वक्त जाएगी। उसकी मैं सबसे बड़ी वजह बताऊँ आपको कि इस वक्त तमाम एयरलाइंस मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ जो है वो अपने एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। वो एयरलाइन जिनके पास अभी सिर्फ डोमेस्टिक लाइसेंस है उनके लिए मिनिमम जो तादाद तैयारों की वो 3 है, तो बेशतर एयरलाइन 3 ही की तैयारों के साथ जो है वो ऑपरेट कर रही हैं। आपने एयर सियाल की बात की, एयर सियाल 2020 से ऑपरेटिव हुई है, लेकिन बदकिस्मती से वो सिर्फ 5 तैयारों से ऑपरेट कर रही है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलाने के लिए आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 तैयारों की है। अब इनमें से कोई एक भी तैयारा ग्राउंड होता है, कोई टेक्निकल मसला होता है, पूरा शेड्यूल आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर एक और अहम बात यह कि ये जो प्राइवेट एयरलाइंस है ये इनके पास क्योंकि मिनिमम जहाज है, तो अगर इनका कोई जहाज ग्राउंड होता है तो ये उसके मुकाबले में बैनुल-अक़वामी फ्लाइट चला लेंगे, मतलब कराची दुबई चला लेंगे, कराची जद्दा चला लेंगे, लेकिन कराची इस्लामाबाद जो है ना वो छोड़ देंगे ये। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर नई एयरलाइंस और प्राइवेट एयरलाइंस आएंगी तो मार्केट के अंदर जो कंपेटिटिवनेस है वो बढ़ेगी? और दूसरा ये कि आम लोग जो हैं वो ये देखते हैं कि कम से कम पैसे में मेरा ट्रैवल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपको लगता है इससे किरायों के अंदर भी कोई जो है ना बेहतरी आ जाएगी, थोड़े कम हो जाएंगे आवाम के लिए किराए? देखिए, बदकिस्मती से एयरलाइंस की तादाद बढ़ गई है। पहले सिर्फ एक PIA डोमेस्टिक एयरलाइन चलाती थी, अब कई प्राइवेट एयरलाइंस भी आ गई, लेकिन आप टिकट देख रहे हैं ये मुस्तकिल बढ़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं और इंटरनेशनली भी जो है वो टिकट्स जो है पाकिस्तान से ट्रैवल करने वालों के लिए बढ़ रहे हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। इस वक्त IATA जो कि एयरलाइंस की जो है वो एक एसोसिएशन है दुनिया भर में, इसने हुकूमत पाकिस्तान को लिखा है कि वो अपनी जो बिजनेस क्लास है में टैक्सेस को कम करे, इसलिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि एयरलाइंस जो है ना वो बिजनेस क्लास से कमाती हैं और बिजनेस क्लास एयरलाइंस की खाली जा रही है, जिसके नतीजे में डोमेस्टिक जो इकोनॉमी के किराए हैं वो बढ़ा दिए गए हैं ताकि एयरलाइन अपना नुकसान पूरा कर सके। हाँ, इसमें वो तारिक जो आप बातें कर रहे हैं ना वो बातें तो आपकी दुरुस्त हैं कि अच्छी एयरलाइन हो,
अच्छे से फैसिलिटेट करे, लेकिन दूसरी जानिब इन तमाम प्राइवेट कंपनीज को अगर वो अपने इनिशिएटिव्स लेती हैं तो आप अग्री करेंगे कि हुकूमत या हुकूमती इदारे या पॉलिसी मेकर्स भी तो सपोर्ट करें ना उनको। अब अगर आपने बिजनेस क्लास के ऊपर इतने हैवी टैक्सेस लगा दिए तो अब लोग कहते हैं भाई ट्रैवल करना इकोनॉमी से ही कर लो, कुछ फैसिलिटेट करें उनको ताकि वो इस तरफ आए। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय हम तक पहुँचाई। आप बड़े सीनियर हैं इस हवाले से और आपने बड़े आम इवेंट्स भी कवर किए हैं एविएशन को लेकर। तो एक राय है, मैं ज़ाती तौर पर बीइंग पाकिस्तानी समझता हूँ एक अच्छी इंडक्शन है और तारिक साहब की बात दुरुस्त है कि अगर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाती हैं, बेसिक प्रोटोकॉल्स पे अमल किया जाता है तो पाकिस्तानीज ऑलवेज वांट। और एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हम क्रिकेट की फ्रेंचाइजेस को ऑन करते हैं ना कि ये सियालकोट की टीम है, ये पेशावर ज़ल्मी है, ये हम अपनी एयरलाइंस को भी समहाउ फिर प्रेफर करेंगे कि यार कराची की एयरलाइन इस पे ट्रैवल करते हैं या सियालकोट की है, तो इट्स गुड। आई थिंक इट्स अ गुड कंपटीशन, ये होना चाहिए। जबरदस्त है। आगे बढ़ते हैं जी, एक और अहम मामले की हमने बात करनी है। ये वो मामला है जो बहुत अरसे से बार बार इसके ऊपर बात तो की जाती रही लेकिन अभी तक कॉन्क्रीट हम कह सकते हैं कि कुछ हुआ नहीं है। तो अब एक मरतबा फिर से स्पेशली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज के बाद इस मामले को उठाया गया। इस एहतजाज के दौरान 30 से ज़ायद अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए हैं। IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि 954 अफराद ज़ेरे हिरासत हैं, जिनमें से अफगान शहरियों की तादाद 37 है और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर के बाद अफगान शहरी बगैर NOC इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना है ना तो उनको NOC लेना पड़ेगा। डिपेंड्स के उस NOC के क्या लवाजमात है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट DC साहब जारी करते हैं, DC ऑफिस से मिलता है, उनमें उनके लिए चेक लिस्ट कितनी तगड़ी रखी जाती है। एक बात तो बहरहाल हमें भी मालूम है इस्लामाबाद के शहरी होने की हैसियत से कि बहुत बड़ी तादाद है अफगानी शहरियों की जो यहाँ पे है, तो अगर उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो दे हैव ऑल द राइट ऑल राइट कि वो यहाँ पे रहें, अगर नहीं तो फिर डेफिनेटली इसको मैं देखना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी कहा है कि जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज था इसमें अफगान शहरी थे। अब इसमें एक तो हम लेजिस्लेशन के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो किस हद तक हमें सपोर्टिव हमारे लिए है और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये डूएबल किस हद तक है कि हम ये कर लें, इसी पे हमने बात करनी है। डू वी हैव ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद है? हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक मरतबा फिर से इस मामले को उठाया गया और मोहसिन नकवी साहब ने अब ये बड़ा कह दिया है बड़ा क्लियरली कह दिया है सॉरी कि अब जो है ना कोई नहीं रह सकेगा इस्लामाबाद के अंदर नहीं रह सकेगा जब तक उनके पास NOC नहीं होता DC ऑफिस से। आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखें, बात ये कि मैं पर्सनली अहमद निगरान वज़ीर दाखिला सिंध गवर्नमेंट में केयरटेकर गवर्नमेंट में और उस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया था कि तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस चले जाएं। उसमें 5-6 लाख अफगानीज को हमने भेजा भी, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी तकरीबन 20 लाख के करीब जो अफगान नेशनल्स हैं उनके पास किसी के पास POR है, किसी के पास CAA है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है, लेकिन ये दे शुड नॉट स्टे इन पाकिस्तान। एक जो है अफगान यूनाइटेड नेशंस जो अफगान रिफ्यूजीज हैं रजिस्टर्ड है वो 1.4 मिलियन, वो तो ठीक है बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड। इसके अलावा जितने लोग हैं वेदर दे हैव सम कार्ड, दे हैव द परमिशन, दे ऑल गो बैक टू अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान में 50% टेररिज्म खत्म हो जाएगा। 20 लाख हमने बहुत मेहमानबाजी कर ली और अफगान गवर्नमेंट राइज नहीं करती है, वहां से वो इन्फिल्ट्रेशन को रोक नहीं रहे हैं। अपने दो एग्रीमेंट में प्रॉमिस किया था कि हम अपनी सरजमीन किसकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आप नहीं करते। हम हर किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको देते हैं जो इनको ऑथराइज्ड है या नहीं ऑथराइज्ड है अफगान ट्रांजिट के अलावा। इवन देन दे डोंट। अब नाउ इज द टाइम, ये 20 लाख जो छोटे मोटे सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए मस्ट गो बैक। पाकिस्तान में इसमें ब्रिगेडियर साहब एक बड़ा अहम मसला है ना, मेरी आपसे पहले भी इस पे हमारी बड़ी डिटेल में डिस्कशंस होती नहीं है शोज के अंदर कि हम इवेंट बेस्ड फैसले क्यों करते हैं। कोई इवेंट होता है जिसके अंदर, अब जैसे इन्होंने कहा कि 37 अफगानी हमने पकड़े हैं, वो डेंजरस थे हमारे लिए, और फिर उसके बाद हम फैसला करते हैं अच्छा जी आप अफगानियों को निकाल दें। इससे पहले भी जब ये टेररिज्म का एक वो सारा सिलसिला चला, वी रिमेंबर आप केयर टेकर मिनिस्टर थे उस वक्त, सिंध के होम मिनिस्टर थे, उस वक्त ये सिलसिला चला तो हमारी गवर्नमेंट इतनी हरकत में आई कि हम लाइव ब्रॉडकास्ट भी देख रहे थे। तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हैं, ये इवेंट बेस्ड क्यों हैं जी, कंसिस्टेंट क्यों नहीं है कि इस पर अमल करें और एक दफ़ा कर गुजरें जो करना है? इमरान, ये पाकिस्तान की पॉलिसी का सबसे बड़ा पिटफॉल कि हम जब एक हादसा होता है तो शोर मच जाता है, ये करेंगे वो करेंगे, ये SOP ये फॉलोअप ये करेंगे। आफ्टर 2 वीक्स जो धमाका होता है हम कहेंगे जी हम ये करेंगे, सेफ सिटी बनाएंगे, ये करेंगे, वी ऑल फॉरगेट। इवेंट टू इवेंट प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट इज अ रॉन्ग सिस्टम इन पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये जो आज इंटीरियर मिनिस्टर ने बात की, नाउ देन ही शुड स्टिक टू इट।
ये कहें अफगानिस्तान को कहें प्लीज टेक योर रिफ्यूजीज बैक। हमने बहुत ईमानदारी कर ली, आप लोग थैंकलेस लोग हैं, आपको हमने बहुत ख्याल किया, जो आपने हमारे साथ किया वो हमेशा याद रखेंगे। प्लीज टेक योर दीज इलीगल पर्सन बैक टू योर कंट्री। आप देखेंगे आपके पांव पकड़ेंगे कि ना इन्फिल्ट्रेशन करने देंगे ना कभी पाकिस्तान। ये डुएबल कितना है? आप तो चूंकि सिंध के स्टैट्स तो आपको वैसे ही पता है एज एन एनालिस्ट, फिर आपने पाक फौज में बड़े कलीदी ओहदों पे सर्व किया है, तो आई नो कि आपके पास उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन है। ये डुएबल कितना है? आसान है ये अफगानियों को यहाँ से वापस भेजना, या कोई इतनी मुश्किल बात है कि हर दफ़ा हमारी रियासत कहती है कुछ करती है फिर रुक जाती है? ये मुश्किल काम है यहाँ से भेजना? देखिए ये मुश्किल काम नहीं है, एवरीथिंग इज डुएबल। द ओनली थिंग इज यू मस्ट हैव अ पॉलिटिकल विल। बाहर से प्रेशर आता है, हम चुप कर जाते हैं। व्हेन वी वर डूइंग दिस, अमेरिकन आ गए मेरे पास, चाहे उनके कहते जी वो यहाँ पर 20,000 हमारे जो है ना वो हमने एज ए इंटरम ट्रांजिट में रखे हुए, जो हमने अमेरिका लेके जाने हैं। ये वो लोग थे अफगानी जो उनके कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके साथ काम करते थे, देयर लाइफ वाज थ्रेटन्ड। अभी देखें 3-4 साल हो गए, दे आर हियर। तो ब्रिगेडियर साहब, अब आपको पॉलिटिकल विल नजर आ रही है, स्पेशली रीसेंट इवेंट्स जो हुए हैं उनके बाद? आई वुड से कि या तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो या कैबिनेट की मीटिंग हो जिसमें ये डिसीजन हो और निकले मिनट्स कि नाउ विद इन 6 months एवरी अफगान नेशनल हैज टू गो बैक। ओनली जो अफगान ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के रजिस्टर्ड 1.4 मिलियन वो रहेंगे, बाकी ऑल आउट। देन ये सारी यहाँ पर ब्रीडिंग प्लेस है, यहीं पर ये छुपते हैं, यहीं पर ये ट्रेनिंग लेते हैं, यहीं एक्सप्लोसिव जमा करते हैं और खराबी का बाइस भी बनते हैं, क्योंकि अक्सर इसके ऊपर बात भी की जाती है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे और बात जो अफगान हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको कहा जाता है, उनको वापस जाना, वो जो लीगली रह रहे हैं वी रिस्पेक्ट देम। ऑब्वियसली उनके पास अगर कानूनी जवाज मौजूद है तो वो जरूर रहें, लेकिन जो इलीगल है ऑब्वियसली उनका कोई राइट नहीं है। और गवर्नमेंट को अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर फैसला लिया है डियर मिनिस्टर, देन डू इट नाउ और नेवर। लेते हैं ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। ऑलमोस्ट प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो सारे जो हम थोड़े ड्राई किस्म के टॉपिक से थोड़ी हार्ड टॉक्स हम करते रहते हैं ना, उसको थोड़ा म्यूजिक का टच थोड़ा काम डाउन उसको करें और कुछ ऐसा करें जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे हम आपको। हमारा एक सिलसिला है जिसमें हम आपकी मुलाकात ज़बरदस्त किस्म की सेलिब्रिटी से भी करवाते हैं और टैलेंट से भी करवाते हैं। आज का जो सिलसिला है वो टैलेंट के नाम है। वी हैव अ सिंगर विद अस जो कि पिछले कुछ अरसे से गा रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनके गानों को बहुत लोग सुनते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हैं। तो हमने कहा कि क्यों नहीं हम उनको अपना प्लेटफॉर्म दे के अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाएं। हमें इब्राहिम ज्वाइन कर रहे हैं, इनके साथ इनके गिटारिस्ट जॉर्डन इलियास मौजूद हैं। दोनों ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और जो स्लो किस्म के गाने हैं उनको मेलो साउंड के साथ गाते हैं, तो बहुत ही मज़े का माहौल बनता है। दोनों हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त वोकल्स हैं इब्राहिम के, और जॉर्डन की जो गिटार है वो उनकी स्किल बड़ी ज़बरदस्त है। हमारे साथ मौजूद है दोनों। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, जॉर्डन हमें ज्वाइन करने के लिए। इब्राहिम, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, कैसे आप? ठीक ठाक है? क्या हो रहा है ज़िंदगी में? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, कब से गा रहे हैं क्विकली हमें बताइए, और जॉर्डन का साथ कब से आपके साथ है? मैं तो तकरीबन आई वाज इट जब से मैं गा रहा हूँ, मतलब 13 साल हो गए तकरीबन मुझे। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा हमें आपको सुनकर। इतने यंग हैं और 13 साल से स्टिल यंग माशाल्लाह। हम चाहते हैं इब्राहिम, क्योंकि वक्त कम है, आई सो वांट के लोग आपकी आवाज़ सुने, चूँकि आप इतना अच्छा गाते हैं। कोई अच्छा सा गीत अल सुब हमारी सुब अच्छा करने के लिए प्लीज़ हमें सुनाइए विद जॉर्डन। पहले वो मुझको देख के बरहम सी हो गई, पहले वो मुझको देख के बरहम सी हो गई, फिर अपने ही हंसी ख्यालों में खो गई। खूबसूरत जिंदगी, इतना अच्छा कह रहे हो आप, इतना अच्छा कह रहे हो। तो म्यूजिक समझने वाले हैं, बहुत ही फ्लॉलेस वोकल्स, बड़े फ्लॉलेस लगे हैं, कितनी आसानी से, इतनी बारीक जगह, इतनी खूबसूरती से इब्राहिम कह रहा है, सच अ यंग वॉइस, बहुत ही अच्छा गा रहे हो। जॉर्डन से भी जरा बात करें। जॉर्डन, आपका और इब्राहिम का साथ कब से है? कब से आप उनके साथ जो है ना ये जोड़ी कब से काम कर रही है? एक्चुअली हम स्टूडेंट्स हैं,
नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के हम 7 स्टूडेंट्स हैं और लाइक फ्रॉम 2 years हम साथ वहाँ पे म्यूज़िक करते हैं और अपना हमने प्लान किया कि हम कवर्स वगैरह साथ अपलोड करें और बस ऐसे ही है, चल रहा है साथ साथ। यार बहुत अच्छा एंटरटेन करें आप, आपके कवर्स इतने मज़े के हैं। मैं चाहता हूँ टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि आगे कमर्शियल्स आ जाने हैं। मैं चाहता हूँ आप कुछ और सुनाएं हमें। इब्राहिम प्लीज़ सिंग समथिंग मोर, लाइक कुछ और गाइए हमारे लिए। ओके प्लीज़। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। अरे वाह। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शय जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरे सनम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। इब्राहिम, आपका अंदाज़े गायकी जो है ना, आपकी एज को देखते हुए हम वैसे देखते हैं ना आजकल वो शोर शराबे वाले गाने या फिर हिप हॉप फास्ट पेस म्यूजिक जो है उसको लोग जो है ना वो ज़्यादातर उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन स्लो पेस म्यूजिक की तरफ इब्राहिम आपका जाना ये कैसे हुआ? नो वर्ड्स टू से। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना अच्छा गाना, इतना अच्छे तरीके से आप गा रहे हो यार, कमाल है इब्राहिम। इट्स सो इम्प्रेसिव। मैंने इतने यंग लोगों का इंटरव्यू किया, उनसे बात की, बट इतना मज़ा, इतना लुत्फ, इतना रचाओ शायद ही किसी की आवाज़ में मिला हो जो नया गाने वाला है। तो आपके लिए मेरी बहुत सारी क्लैपिंग भी है जिनसे भी आप सीख रहे हैं। यू आर ब्लेस्ड ब्रदर। आप कुछ भी एंड पे अपने लोग जो आपको देख रहे हैं कहिए और एंड पे एक और गाना सुनते हुए निकल जाएंगे आपसे क्विकली प्लीज़। जी, जो मुझे सुनते हैं उनका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार करते रहें और हम गाते रहेंगे बस। यार आप तो डिजर्व ही प्यार करते हैं, इतनी अच्छी आवाज़। हम इजाज़त देने लगे हैं। आप इब्राहिम के साथ शो को क्लोज करें। आपसे कल मिलेंगे डियर व्यूवर्स, लेकिन जाते जाते इब्राहिम 1-2 लाइनें प्लीज़ क्विकली हमें सुना दें प्लीज़। खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं। खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं। शहर भी अब तो नजर आता है जंगल की तरह। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। चांद निकला